नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। चलिए हम आज लेटेस्ट ताज़ा घटनाक्रम की ओर चलते हैं कि आज हम किन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देने वाले हैं। तो बीएसवीएससी संबंधित विशेष खबर और साथ ही साथ कुछ शिक्षा जगत की कुछ अन्य खबरों की ओर चलेंगे। प्रिय साथियों, आपकी ये शिकायत ज़रूर होगी कि आखिर इतने दिनों बाद चैनल की तरफ से कोई सूचना क्यों दिखाई जा रही है। एक्चुअली हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की ऐसी कोई आदत नहीं है या फिर ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं है कि यह खबर में बने रहे या फिर ऐसी कोई खबर बनाए। कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिहार के उच्च शिक्षा संबंधित कोई खबर होती है जिससे कि आपका संबंध हो, सीधे संबंध हो। अगर आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के अभ्यर्थी हैं और आपका संबंध है, तो वैसी सूचनाएँ ही आपके समक्ष ले आई जाती है। तो चलिए हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर आज लेकर के आए हैं। देखते हैं क्या है, आखिर ऐसा क्यों थंबनेल में कहा गया है कि अब मुख्य न्यायाधीश ही बिहार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर नियुक्ति प्रक्रिया की प्रक्रिया को आगे संचालन करेंगे फिर या फिर उसमें धार देंगे। तो आखिर ऐसी क्यों बातें कही गई हैं और क्या लेटेस्ट घटनाक्रम है, हम उन्हीं सब पहलुओं की ओर चलते हैं। आज एक विशेष खबर थी, अगर माननीय न्यायालय के संबंध में देखा जाए, तो एक आज कोर्ट केस लगा हुआ था। सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि माननीय न्यायालय की तरफ से स्टे लगा हुआ था ऑर्डर पर और स्टे लगने की वजह से इसमें सरकार की तरफ से एक एलपीए फाइल किया गया था, लेटर पेटेंट अपील। ये लेटर पेटेंट अपील क्या होता है कि अगर कोई सिंगल बेंच, अगर माननीय न्यायालय के कोई सिंगल जज के द्वारा कोई फैसला दिया जाता है और उस फैसले पर अगर सरकार की किसी प्रकार की आपत्ति होती है, तो सरकार एलपीए में जा सकती है, लेटर पेटेंट अपील जिसे कहते हैं। तो ये एलपीए में एक्चुअली बिहार गवर्नमेंट गई है, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के संबंध में। तो अभी एलपीए का क्या फैसला है और एलपीए के संबंध में देखिए क्या गतिविधि है। तो ये देखिए एलपीए 25/4/2023 को फाइल करते हैं, ठीक है? 25/4/2023, 25 अप्रैल को। एक्चुअली फाइल पहले के होते हैं लेकिन ये लिस्टिंग होती है 25/4/2023 को। ये एलपीए सुन कौन रहे हैं तो आप देख सकते हैं ऑनरेबल द चीफ जस्टिस, जो मुख्य न्यायाधीश है पटना माननीय न्यायालय पटना हाई कोर्ट के, और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मधुरेश प्रसाद। इन्हीं दो लोगों के माध्यम से सुनी जा रही है। अभी आप देख सकते हैं के विनोद चंद्रन जो कि अभी माननीय मुख्य न्यायाधीश है और मधुरेश प्रसाद जो कि एक अन्य न्यायाधीश हैं, इन्हीं के द्वारा ये एलपीए सुना जा रहा है। तो अभी जो भी अगर कहा जाए कि प्रक्रिया रुकी हुई है, तो ये कहीं न कहीं एलपीए की वजह से रुकी हुई है क्योंकि जो सिंगल बेंच ने जो आदेश दिया था, जो इम्प्लीमेंट करने के लिए, सरकार उसे इम्प्लीमेंट करने में असहज महसूस कर रही थी। उसमें कई ऐसे पहलू थे, जो कि सरकार के लिए वो साधारणतया या फिर सामान्य तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं था, जिस वजह से एलपीए में गई हैं। वो कौन-कौन से विभिन्न पहलू थे, इस पर ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा चर्चा कर चुका हूँ, आप प्रीवियस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो इस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा कि किन-किन मुद्दों को लेकर के सरकार गई है, चूँकि ऑलरेडी इस पर चर्चा की जा चुकी है। आप इस चैनल के अंत में भी वो वीडियो देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको वो वीडियो नज़र आ जाएँगे कि आखिर किन मुद्दों पर सरकार एलपीए में गई है। तो एक चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे एलपीए का अगर लेटेस्ट क्या है स्टेटस, तो आप देख पा रहे हैं 25/4/2023 को ये लिस्टिंग हुआ था। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इशू नोटिस टू द रिस्पोंडेंट नंबर 1 to 9 बोथ अंडर ordinary process as well as registered cover within 18 of hearing in the limitation matter as also appeal within a period of 2 weeks from today। एक्चुअली 25/4/2023 से अगले 2 सप्ताह के लिए दिया गया था और 2 सप्ताह जैसा कि ये मान सकते हैं 10 अप्रैल जो कि अपकमिंग 10 मई आने ही वाला है। तो इसी मध्य में किसी भी दिन या कल या परसों ये किसी भी दिन ये लिस्ट हो सकता है ये मैटर, और उस दिन ये सुना जा सकता है और उस दिन या फिर फैसला आएगा या फिर नेक्स्ट अगले 1-2 सप्ताह के लिए फिर से डेट बढ़ा दी जाएगी, तो इस पर नज़र बनी रहेगी। पूरी प्रक्रिया कहीं न कहीं इस पर ही रुकी हुई है। हाँ, कुछ विषय हैं जैसे कि अगर साइकोलॉजी की बात की जाए या फिर अन्य विषय की बात की जाए तो जिनके इंटरव्यू हो चुके हैं, चूँकि उनके में भी कुछ मसले हैं जिसकी वजह से अभी ये रिज़ल्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। इंडिविजुअल इंडिविजुअल कुछ केसेज़ हैं। एक अन्य भी केस है जिसके वजह से ये कहीं न कहीं स्टे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका तो डेट आज ही था, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिस्ट दिस केस ऑन 8 मई 2023। आप देख पा रहे हैं 8 मई 2023 8 जो कि आज ही तारीख है। एक्चुअली ये जो केस लगा हुआ था ये जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, आपको याद होगा जो अभी माननीय जिस न्यायाधीश के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया था जिसके माध्यम से पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पर स्टे लगा हुआ है जिसमें संशोधन की बात कही गई थी,
वह माननीय संजीव प्रकाश शर्मा ही थे। लेकिन एक्चुअली ये जिस तरह ये देख पा रहे हैं आप, 26 अप्रैल को ये केस लिस्ट हुआ था। इसमें अभ्यर्थी के पक्ष से ये कहना था कि एक्चुअल में सरकार अभी तक, इतने दिनों तक सरकार इस पर कुछ कर नहीं रही है, या फिर सरकार ने इसमें क्या किया, हिंदी की भी ज्वाइनिंग करा दी और अन्य अन्य मुद्दों को लेकर के गए थे, जिस पर कि माननीय संजीव प्रकाश शर्मा ने जो सरकार के आला ऑफिसर्स हैं उन्हें बुलाया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कंप्लेंट्स रिपोर्ट शैल बी फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट्स विद इन 10 days फाइलिंग, which the respondent number 2 and 6 shall remain present in the court। यहाँ पे देख रहे हैं रिस्पॉन्ड नंबर 2 एंड 6, इनको प्रेजेंट रहने की बात कही गई है। एक्चुअली ये शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनको प्रेजेंट रहने की बात की गई है। इस नो इंट्रीम ऑर्डर पास्ड बाय द डिवीजन बेंच इन अपील। एक्चुअल में ये कंप्लायंस रिपोर्ट के संग इनको प्रेजेंट रहने की बात कही गई है, ये आदेश के अनुसार, जो कि 8 तारीख यानी आज ही इनको उपस्थित होना था सरकार के आला अधिकारी को, कि अब तक आपने क्या किया, जो ऑर्डर दिया गया था जिस पर सुधार या संशोधन के लिए कहा गया था, उस पर आपने क्या किया क्या नहीं किया, उसके संबंध में ये ऑर्डर उसी माननीय न्यायाधीश के पास ये अभ्यर्थी गए हुए थे। तो आप देख पा रहे हैं, चूंकि इसमें एक घटना बीच में ये घटित होती है कि जो माननीय जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा है, इनका ट्रांसफर हो जाता है, ये बिहार से इनका तबादला हो चुका है। इस वजह से ये जो 8 मई 2023 वाला ये केस था, ये अब किसी दूसरे न्यायाधीश के पास ट्रांसफर कर दिया गया होगा। तभी इस पर इससे संबंधित क्या सूचना निकल के आई है, इस पर अभी कोई त्वरित जानकारी तो उपलब्ध नहीं हो पाई है। लेकिन मूल रूप से एक यह भी केस था, और अगर हो सकता है माननीय संजीव प्रकाश शर्मा जी अगर रहते हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसे सख्त आदेश देते हैं कि आपको जो ओरल ऑर्डर दिया गया था, जो संशोधन करने के लिए कहा गया था, आपने उसमें अभी तक कुछ नहीं किया, और उसमें ये सलाह दे सकते थे, इन्हें ये कड़ी से कड़ी फटकार लगा सकते थे आगे संशोधन करने के लिए और जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ऑर्डर दिए गए थे। लेकिन चूंकि अब संजीव प्रकाश शर्मा सर का तो ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। जो जिस न्यायाधीश के पास ये ट्रांसफर किया गया होगा केस को, उनका भी क्या स्टेटमेंट है, क्या ऑर्डर है, उस पर अभी कुछ सूचना निकल के नहीं आई, इसलिए अभी हम इस पर कुछ कह नहीं सकते। तो आपने जैसा कि देखा, एलपीए वाला जो मैटर है, इसमें 2 सप्ताह का समय दिया गया है, जो कि ये भी बहुत जल्द ही सुना जाएगा। हो सकता है कल या परसों, यानी 9 या 10 तारीख को सुना जाए। और एक मैटर जो कि आज आपने देखा। प्रिय साथियों, एक हाल के दिनों में और घटनाक्रम बहुत ज़्यादा चर्चा में है। सोशल मीडिया की बात की जाए और अन्य जगहों की बात की जाए, जैसे एक ग्रुप में मैंने देखा था, ये बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का एक कोई ग्रुप था, जिसमें ये पोस्ट किया गया था कि 10+2 स्कूल में 2011 के बाद 8 विषय के लिए टेट का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, तो क्यों नहीं स्कूल में नेट वालों को भी मौका मिलना चाहिए। आपको लगेगा यह मैं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर से सीधे स्कूल की बात क्यों कर रहा हूँ। एक्चुअली बिहार में एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है स्कूल शिक्षकों को लेकर के। ये 10+2 के शिक्षकों की बहाली आने वाली है। जैसा कि आप यहाँ भी देख पा रहे हैं कि कैबिनेट से 1.78 लाख शिक्षक भर्ती को मंजूरी, वैकेंसी इसी माह में। एक्चुअली यहाँ पर 11वीं 12वीं के भी शिक्षक और संग संग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 तक के शिक्षकों की बहाली होने वाली है। तो इसमें कई अभ्यर्थियों और कई जगह मैंने देखा कि ये मांग की जा रही है कि क्यों ना नेट वालों को भी इसमें मौका दिया जाए। एक्चुअल में इसमें एक प्रोविजन ऐसा है कि टेट वाले ही शायद अप्लाई कर सकते हैं 10+2 के लिए। तो इनका ये मांग था कि नेट वाले को भी क्यों ना मौका दिया जाए। एक्चुअल में मैं इस मुद्दे को इसलिए लेकर के आया हूँ, शायद ये ले आना चाहिए या नहीं ले आना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन हाल के दिनों में जैसे मेरे लोकल कॉलेज एसवीपी कॉलेज भभुआ में मैं आम आए दिन जाते रहता हूँ, तो मैंने वहाँ पे देखा, या फिर अन्य भी बिहार के किसी भी कॉलेज की बात कर लें, तो मैं अमूमन देखता हूँ कि वहाँ पर 10+2 के भी बच्चे आते हैं, एडमिशन लेते हैं और उनकी क्लासेस भी चलती हैं। मुझे ये नहीं समझ आता है कि जब कॉलेज में 10+2 के बच्चे पढ़ सकते हैं, उन्हें कॉलेज के प्रोफेसर 10+2 के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी रखने वाले अभ्यर्थी भला 10+2 के शिक्षक के लिए क्यों नहीं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी नेट पास हो चुके हैं, उन्हें 10+2 के लिए अप्लाई क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। जब ये बच्चे कॉलेज में जा कर के पढ़ सकते हैं और वो प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं,
कॉलेज के स्तर पे, तो ये स्कूल के स्तर पे वो एलिजिबल अभ्यर्थी जो कि अभी प्रोफेसर नहीं बन पाए हैं, लेकिन प्रोफेसर बनने की पूरी एलिजिबिलिटी रखते हैं, पीएचडी हैं, नेट हैं, इनको भला 10+2 में क्यों नहीं फॉर्म भरने के लिए मौका दिया जा रहा है? इन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए। और जैसा कि यहाँ पर भी आपने देखा, इन्होंने भी लिख रखा है, इसकी मैं दावेदारी नहीं करता, लेकिन इन्होंने भी जैसा कि लिख रखा है कि 10+2 में 2011 के बाद से आर्ट विषय के लिए स्टेट का एग्जाम हुआ ही नहीं। जब 2011 के बाद से एग्जाम ही नहीं हुआ और इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसी आ रही है, तो लाजमी है कि यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी मिलेंगे ही नहीं। तो फिर क्यों ना नेट वाले को भी ये 10+2 में मौका दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार जो अभ्यर्थी किसी चीज़ से उन्हें वंचित कर दिया जाता है और वो माननीय न्यायालय की ओर रुख करते हैं, तो मुझे लगता है आप जैसे भी अभ्यर्थी जो कि नेट पास हैं और जो प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी रखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, उन्हें भी इसके संबंध में एक एलपीए कोर्ट में फाइल करना चाहिए, कि क्यों ना मुझे भी इस अभ्यर्थिता दी जाए, क्यों ना हम लोगों को भी मौका दिया जाए फॉर्म अप्लाई करने के लिए 10+2 शिक्षक के लिए। जब वो बच्चे कॉलेज में आकर के पढ़ सकते हैं और उन्हें प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं, तो वो प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी रखने वाले अभ्यर्थी भला 10+2 के लिए क्यों नहीं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? आपको इसके लिए एकजुट होकर के एक एलपीए फाइल करना चाहिए, मेरी तो एक सुझाव है। देखिए, अगर आपको ये सुझाव उचित लगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पे ज़रूर अमली जामा पहनाएँगे और इसमें कोर्ट में आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। एक चीज़ याद रखिए प्रिय साथियों, आपको अपने अधिकारों के लिए स्वयं से आवाज़ उठानी पड़ेगी। अन्यथा आपके अधिकारों का यहाँ वंचन सदा ही होते रहा है और होते रहेगा। इसलिए अपने अधिकारों के वंचन से बचिए और अपनी आवाज़ स्वयं बनिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज ये वीडियो आपके संबंध में बहुत ज़्यादा लाभकारी रहा होगा, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थी हों या फिर अन्य विषय के अभ्यर्थी हों, जो कि आपने इन सभी सूचनाओं को यहाँ पे समझा, परखा। चलिए आगे इसी तरह सूचनाओं पे बने रहेंगे। अगर कोई इस तरह की घटनाक्रम आपसे संबंधित आती है, तो ज़रूर हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की कोशिश होगी कि आपके समक्ष वो सूचनाएँ प्रसारित की जाएँ। आप इस चैनल पर अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और फिर साथियों एक और निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर किया करें और इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें, ताकि अन्य अभ्यर्थी जो कि सूचनाओं से वंचित हैं, उन तक सूचना समय पर उपलब्ध हो पाए। थैंक यू सो मच, इस चैनल पर बने रहें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।